नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों ये क्लास शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद के साथ आज फिर हम शुरुआत करते हैं और इसी के साथ एक मोटिवेशन कोड है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ये असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो कहाँ कमी रह गई, सुधार करो। और इसी के साथ आज से इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और हम अपनी प्रत्येक गलती जो आपने पिछले एग्ज़ामों में की है, अब ना हो और आज इस क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा का ये लेक्चर जो होगा 02 होगा, दूसरा लेक्चर्स है, तो इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग दोस्तों एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल्स हो गया और लेखपाल हो गया, तो ये क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट्स है। और अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस जैसे कि आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जिन एग्ज़ामों में जीके, जीएस पूछा जाता है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो यह क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा के तड़कते-भड़कते सारी चीज़ों हम समझने वाले हैं इस क्लास में। तो भारतीय संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। दोस्तों कल की जो क्लास हमने पढ़ा था, हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक रूपरेखा को समझते हुए चीज़ों को समझा था और आज से इस क्लास में हम समझेंगे संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कुछ ऐतिहासिक भी हम आज भी रिवाइज़ करेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे संविधान सभा की ओर। संविधान सभा की ओर। चलिए, भारतीय संविधान सभा का उदय राष्ट्र की उस आकांक्षा से हुआ जिसके तहत आत्मनिर्णय की दशा में एक कदम के रूप अपना संविधान बनाना चाहता। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत करना चाहता था और यह आवश्यकता थी कि ब्रिटिश द्वारा थोपे गए संवैधानिक ढांचों की अपर्याप्तता से प्रेरित, जैसे कि 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने, जिन्होंने स्वशासन को सीमित करते हुए रक्षा वित्त और विदेश मंत्रालय जैसे मामले जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण रखा, जिससे भारतीयों के पास वास्तविक शक्ति का अभाव रहा। वैसे ही परिणाम स्वरूप इस असमानता ने असंतोष को बढ़ावा दिया और एक संप्रभुत्व स्वतंत्र शासन प्रणाली के लिए संकल्प को मजबूत किया गया। दोस्तों इसके अलावा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल भारतीयों द्वारा बनाया गया संविधान ही देश के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और आइए नीचे कुछ नेक्स्ट पीढ़ी में समझेंगे विचार के विकास को दर्शाती है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभ्य भूमिका और पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग प्रशस्त करने में पूर्णतः होती है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को संविधान सभा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। 1934 से भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम भारत के साम्यवादी आंदोलन के अग्रदूत एम.एन. राव द्वारा रखा गया। एम.एन. राव ने साल 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। लेकिन साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। यहाँ से क्वेश्चंस कभी कई बार पूछे गए हैं कि कब सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण की मांग की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, वो साल था 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 लाया जाता है। वहीं पर 1938 में जेएल राव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा और इसका एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा निर्वाचन किया जाना चाहिए। साल 1940 में पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने अगस्त 1940 के प्रस्ताव में स्वीकार की। मैं बता दूं दोस्तों, उस समय 1945 के आसपास प्रथम वर्ष वर्ल्ड वॉर में इन्होंने क्यों स्वीकार कर लिया था? क्योंकि प्रथम वर्ल्ड वॉर उस समय चल रहा था कि इनको डर था अगर भारतीय हमारा सपा साथ नहीं देंगे तो हम बुरी हार हारेंगे
लेकिन इसमें ये स्वीकार तो कर लेते हैं कि हम संवैधानिक रूप से संविधान सभा स्वीकार करते हैं। तो आप गांधी जी से बोलते हैं कि हमें अपने देश के वीर जवानों को हमको सैनिक के रूप में दीजिए, जिससे हम विश्व युद्ध में, जैसे ही हम कहते हैं कि हम विश्व युद्ध जीतेंगे तो हम भारत को संवैधानिक रूप से आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर आता है साल 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान बनाने के प्रस्ताव के साथ भारत आए थे और जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अगर संविधान सभा और संविधान प्रस्ताव को अस्वीकार और उसका अ, विरोध करने वाला अगर लीग थी तो वो थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के जो मुखिया थे वो मोहम्मद जिन्ना थे और मोहम्मद जिन्ना ये मांग थी कि हम अपना अलग देश बनाएँगे। लेकिन साल 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें 2 संविधान सभाओं के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। अंत में संविधान सभा की स्थापना के लिए साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव कराए गए। ये चुनाव कराए गए और चुनाव कराए कैसे गए, तो संविधान सभा में कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ मनोनीत। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते थे। संविधान सभा की कुल जो संख्या थी, वो 389 थी और 389 में से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य आए थे और देशी रियासतों से 93। मुस्लिम लीग के वे सदस्य जो मूल रूप से पाकिस्तानी क्षेत्र से थे और भारतीय संविधान के अलग हो गए। परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या 296 से घट करके 229 हो जाती है और जो देशी रियासतों में थे, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान सभा से हटने के बाद रियासतों की संख्या जो हुई थी वो 93 से घटकर कितनी हो जाती है, 70 हो जाती है। ये आंकड़ा चलता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वहीं 11 राज्यपालों के प्रांतों में 292 सदस्य बचते हैं और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से प्रत्येक में से एक निकल जाता है। लेकिन प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया। लेकिन प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था और मतदान एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया। रियासतों से प्रतिनिधित्व को उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। गठन जो इसका हुआ, मैंने बताया कि पहली जो हुआ कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर साल 1946 में हुआ और संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 में अस्थायी जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं और सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग थे संविधान सभा में, तो उनको चुन लिया जाता है अस्थायी। लेकिन स्थायी जो प्रेसिडेंट्स चुने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और सदस्य तो मैंने बताया कि जो मूल 389 रहे, लेकिन प्रांतों से 292 आए थे, 93 देशी रियासतों से थे और मुख्य आयुक्त में से 4 और विभाजन हो जाता है 1947 में जब हो जाता है तो ये केवल 299 स्वतंत्रता के। हाँ, तो दोस्तों एग्ज़ाम बहुत सारी चीज़ें जान लीजिएगा। कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि देशी रियासतों से कितने लोग आए थे? 93 थे, मुख्य आयुक्त 4 थे और कुल सदस्य कितने थे? मूल तो 389 याद रखिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की समय रेखा को आइए समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था कि मई 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रावधान के अनुसार अस्तित्व में आई। इसका कार्य ब्रिटिश सत्ता के भारतीय हाथों में संप्रभुत्व प्रभु शक्ति के उचित हस्तांतरण के को युग्मन बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण साल 1946 से में हुआ। इस संविधान की पहली बैठक होती है, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और हरेश कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। बीएन राव जो थे वो संवैधानिक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था और अभी एक बहुत तेजी से
अनिल मिश्रा जी हैं, एक अनिल मिश्रा, उनका एक बयान तेज़ी से आ रहा था कि जो संवैधानिक सलाहकार वीएन राव थे, वही संविधान निर्माता हैं, ठीक है? देखो, संविधान जो बनाया गया है, वह एक कठपुतली से नहीं था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर अंबेडकर को पूर्ण, क्योंकि संविधान सभा भी रही है, उसमें कई सारे लोगों का सहयोग रहा। लेकिन जो पूर्ण गठन का कार्य करने का था, अभी मैं बताऊँगा कि कौन-सी समिति मिलकर के पूरा संविधान का गठन किया, ठीक है? तो उन मतों पर कभी हम बात चर्चा करेंगे जब आएँगे। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू विधानसभा में प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पेश, जिसमें से भारतीय संविधान के दर्शन को प्रतिनिधित्व संचालित किया गया था और 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया, तो याद याद रखिएगा दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 और जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून आता है और इस कानून के तहत 1947 में संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। विधानसभा को पूर्ण स्वायत्तता और अपनी पसंद का कोई भी संविधान बनाने की शक्ति दी गई थी और इस अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रद्द करने या उसे संशोधित करने का अधिकार दिया गया था। तभी भारतीय संविधान में 1935 भारत शासन अधिनियम इम्पोर्टेंस माना जाता है। विधानसभा को विधायी अधिकार भी दिए गए थे और परिणाम स्वरूप विधानसभा को भारत की पहली स्वतंत्र संसद डोमिनियन विधान मंडल के रूप में चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के भागी के रूप में और जीवी मालवंकर ने विधायी भाग के रूप में संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता की। लेकिन जुलाई अक्टूबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार द्वारा पहले मसौदे की तैयारी की गई और संवैधानिक सलाहकार ने पहले से चर्चा की गई और अपनाई गई रिपोर्टों को मिलाकर संविधान का पहला मसौदा तैयार किया गया। लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया, क्योंकि भारत में जब भारत आजाद हुआ तो भारत का जो एक झंडा था, कुछ अलग था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपना राष्ट्र ध्वज को अपनाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को। अक्टूबर 1947 में फरवरी और 1948 के मसौदे समिति में विचार विमर्श और परिणाम स्वरूप तैयार किया गया और संविधान का मसौदा मसौदा समिति ने 21 फरवरी 1948 तक संविधान को मसौदा तैयार किया गया, जिसमें से 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। लेकिन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को प्रथम पठन पाठन में मसौदा समिति ने फरवरी 1948 में भारत के संविधान का मसौदा प्रकाशित किया। इस मसौदे को नवंबर 1948 में विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 पर दूसरा वाचन किया जाता है। संविधान सभा में मसौदा के प्रत्येक खंड पर चर्चा की गई और मई 1949 में संविधान सभा ने भारत की ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता को स्वीकार कर दिया और अनुमोदित। वहीं 14 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन होता है। संविधान सभा ने तीसरा वाचन यहाँ पर पूर्ण किया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को पारित और अपना लिया। 26 नवंबर 1949 यह भारतीय संविधान का वो दिन था जिसमें भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान को अपना ली और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अपना पहला राष्ट्रपति चुना और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को इसी दिन अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ये औपचारिक रूप से जनवरी 1950 में लागू हुआ और पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया। 1929 में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा की स्मृति चुनी गई थी। बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि
भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? क्या कारण? कारण ये था कि 1929 में लाहौर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और इसी समय से पूर्ण स्वराज का मतलब स्वतंत्रता दिवस हम मनाने लगे थे। हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएँगे। इसी स्मृति में ये डेट चुनी गई कि हम अपने भारतीय संविधान का जो अ, संविधान लागू करेंगे, वो 26 जनवरी को लागू। लेकिन संविधान लागू होते ही कितने ऐसे प्रावधान अनुच्छेद थे, जो उसी दिन लागू किए। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 368, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में शामिल है, जो कि नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन कानून और संक्षिप्त उपब उपबंधियों से संबंधित है और यह 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और संपूर्ण संविधान प्रभावी हो गया और इसी दिन से हम लोग गणतंत्र रूप में मनाने लगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन्स, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर है? अब संविधान हमारा बनकर के रेडी हो जाता है और हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाने आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की कुछ समितियाँ रहीं, जिसमें से कार्यवाहक समिति के नियम और इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कर्मचारी एवं वित्त समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रमाण पत्र समिति के कार्यसूची समिति के एम मुंशी रहे और राज्य वार्ता समिति में जवाहरलाल नेहरू रहे। ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और संविधान सभा के कार्यों पर समिति जो रही, जो जीबी मालंकर इसके अध्यक्ष रहे। संविधान सभा की प्रावधान समिति उनके उप समितियां रहीं, जिसमें संगठनात्मक समिति के अलावा संविधान सभा ने भारतीय संविधान के प्रमुख पहलू पर विचार करने के लिए कई प्रावधान समिति का गठन किया। अवधि के दौरान गठित प्रावधान समितियां और उनकी उप समितियां निम्नलिखित हैं, जिनमें से मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय क्षेत्र, बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल चुने गए और संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति संविधान के अध्यक्ष नेहरू जी थे और प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो रहे सरदार पटेल रहे और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे और इन्हीं के सलाहकार बीएन राव रहे। संविधान सभा की मतलब संविधान की मसौदा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अन्य क्षेत्रीय जो समितियां बनाई गई, संगठनात्मक और प्रमुख रहीं। समितियों के अतिरिक्त संविधान सभा ने राष्ट्र के शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की, जो कि नागरिकता पर तथार्थ समिति के अध्यक्ष रहे हैं एस वरदारिचार्य। मुख्य आयुक्त प्रांतों में समिति रही एन गोपाल स्वामी आयंगर और संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ जो समिति रहे वो एन सरकार रहे और पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के लिए अल्पसंख्यक सुरक्षा संबंधी जो उप समिति के अध्यक्ष रहे वो सरदार पटेल रहे। लेकिन इन्हीं के बीच में हमारी कुछ भारतीय संविधान में 15 महिलाएं थी, जो उनके नाम इस तरह हैं। अम्मू स्वामीनाथन ये महिला थी जो कि संविधान सभा की में थी। दक्षिणायनी वेलायुद्दीन ये भी रही। बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया पंडित लक्ष्मी और सबसे रहती हैं लास्ट में एनी मैक्रीन। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, नाम है इनका एनी मैक्रीन। एनी मैक्रीन्स ये भी रहती हैं संविधान भारतीय संविधान सभा सदस्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी महिला है संविधान सभा के सदस्य रही, तो इम्पोर्टेंट्स है, से
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख डालिए अपने नोट्स में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आइए यहाँ समझते हैं प्रारूप समिति। रेड पेन ले लेते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति है दोस्तों, यह समिति संविधान बनाए गए अधिनियमों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनी रिपोर्ट को पेश की थी और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य जो रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एन.जी. अयंगर और आल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और एन. माधव के बीच में आते हैं पी.एल. मित्र और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और डी.पी. खेतान के बदले आते हैं कृष्णाचार्य, कृष्णाचार्य, टी. कृष्णाचार्य। तो ये कुछ प्रमुख सदस्य रहे जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के रहे, लेकिन जो सबसे अहम हिस्सा रहा वो डॉक्टर अम्बेडकर जी का रहा, क्योंकि ये कभी दूर रहे, कोई आया ही नहीं, कोई बीमार था, किसी की मृत्यु हो गई। तो जो मेन मुद्दा, जो मेन कार्यवाहक रहे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान और एक वीडियो हम लेकर के आएँगे डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी जीवनी और उनकी गाथा और उनकी कहानी पर, वो कि प्रेरणादायक होगी, ठीक है? आगे बढ़ें। अब दोस्तों बारी आती है प्रस्तावना की, वही प्रस्तावना है कि आपको जो दिख रही होगी, हमारा भारतीय संविधान पूरा बन कर के तैयार हुआ। ये पन्ने हैं प्रस्तावना के, ये प्रस्तावना के हैं। जब संविधान लिखा गया, प्रस्तावना के पन्ने हैं। आइए इन प्रस्तावनाओं को पढ़ते हैं। टोटल जो समय लगा संविधान को बनने में, टोटल समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा, ठीक है? 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा भारतीय संविधान को बन के निर्माण होने में। तो अब भारत का संविधान बनकर के रेडी हो गया है, तो आइए पढ़ते हैं। ये हिंदी वाचन है और ये इंग्लिश वाचन है। भारत संविधान प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतदैत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत आत्मनियतित आत्मार्पित और करते हैं। दोस्तों संविधान स्वीकार किया जाता है, ऐसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign and solistics, seculars, democratics, republics, and the sources to all its citizens. Justice, social, economics, and politicals, liberty of thought, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and of the opportunity, and the promote amongst them all parentality, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nations. In our constituent assemblies, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and the give of to the of yourselves this constitutions. We accepted constitution in 26 January 1949। भारतीय संविधान बन करके तैयार हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का प्रेम्बल्स है। संविधान सभा इस तारीख को पढ़ती है और अपनाती है। आइए
प्रस्तावना में कुछ जो बातें मुख्य हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान का स्रोत भारत की जनता है, जो कि हम भारत के लोग वाक्य से शुरू होती है। राज्य का स्वरूप। भारत एक भारत एक भारत को एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत के अंदर अनेकों धर्म को एक बराबर माना जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। संप्रभु का मतलब होता है भारत बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। समाजवादी, सामाजिक आर्थिक असमानता का लक्ष्य 1976 में जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को सम्मान बराबर मिला जाएगा। इसे साल 1976 में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक, जनता द्वारा चुनी गई सरकार से चलेगा। और गणराज्य, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होगा। मतलब अब भारत में ऐसा नहीं होगा कि राजा का पुत्र राजा, राजा का पुत्र राजा, ऐसा नहीं होगा। राजा का पुत्र राजा नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र होगा, गणराज्य होगा। ठीक है? इतने समझ में आई? संविधान के उद्देश्य। नागरिकों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और समानता अवसर की निश्चित करना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, बंधुत्व मतलब भाईचारा बढ़ाना, जो कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, साल 1976 में इसे जोड़ा गया। इसे सुनिश्चित किया। स्वीकार करने की तिथि 26 नवंबर 1949, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। और इसमें संशोधन की प्रस्तावना में अब तक केवल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-कौन से या कितनी बार या अब तक कितनी बार केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसमें कौन-कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्योंकि दोस्तों संविधान जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो संविधान उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, तो उन्होंने बहुत सारे देश के संविधानों को पढ़ा, होया गया, तब जाकर के सभी देशों से कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में शामिल की गई, उन स्रोत यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला देश है ब्रिटेन के संविधान, यूके। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है, और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। हमारे भारत में एकल नागरिकता ली गई कहाँ से? ब्रिटेन के इस भारत से संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है? एकल नागरिकता मतलब भारत में अगर कोई व्यक्ति रहता है, वह क्या होगा? एक ही नागरिकता पर रह सकता। अमेरिका के जैसे नहीं, अमेरिका में क्या है, जैसे दोस्तों दोहरी नागरिकता चलती है। वहाँ पर आपको देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, स्टेट की अलग लेनी पड़ेगी। अगर किसी भी स्टेट में जाना तो आपको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है। तो भारत हमारा एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया ये? ब्रिटेन से। वहीं यूएसए अमेरिका की बात करूँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने लिया मौलिक अधिकार, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। पहले 7 थे, लेकिन आपका एक मौलिक अधिकार था संपत्ति के आधार कर को हटा करके 300 के ए में जोड़ दिया गया। मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। तो 6 मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूएसए के संविधान से हमने लिया हुआ है। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ईपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में नामांकन। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं कनाडा के संविधान की बात करूँ तो वहाँ से संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम्स, केंद्र को अधिक शक्तियाँ और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक की स्वतंत्रता मतलब संयुक्त बैठक की व्यवस्था।
ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वहीं सोवियत संघ यूएसएसआर से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, समाजवादी आदर्श। ये आप इम्पोर्टेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। फ्रांस से हमने गणराज्य की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता, लाइबर्टी, इक्वालिटी एंड पार्टिनेटरी, ये सारी हमने कहाँ से ली? ये फ्रांस से ली है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट स्रोत रहे। और जर्मनी से हमने लिया है आपातकालीन का प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है? वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये सारी चीजें हमने भारतीय संविधान के एक अन्य अन्य देशों से ली है, जो कि हमारे संविधान में इंक्लूड्स की गई। आइए, भारतीय संविधान में वर्तमान देखो, वर्तमान में भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं? तो 395 हैं, ये पहले भी थी। और भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूची, तो ये 12। चलिए आइए देखते हैं एक-एक करके। तो पहले हम अनुसूचियाँ देखते हैं। ये एक से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा, संविधान परिषद, सभा सहित उच्चतम न्यायालयों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालयों के संबंध में दिया गया है। और तीसरी जो अनुसूची है, इसमें शपथ या प्रज्ञापन के रूप में, मतलब कौन-सा मंत्री क्या शपथ ग्रहण करेगा, क्या किसको क्या बोलना है, यहाँ पर शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। मतलब जो भारत के 7 सिस्टर्स हैं ना, ये 7 सिस्टर्स वाले राज्य, इनके लिए दिया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं, मतलब कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से हिंदी, पंजाबी, हिंदी व सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम के बारे में दिया गया है। ये मतलब कि जो हमारी 22 भाषाएँ हैं। और 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और नियमों के सत्यापन के प्रावधान। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के परिवर्तन के निर्भरता के बारे में दिया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार एवं दायित्व। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। ये सारे क्षेत्र यहाँ से दिए गए, तो ये अनुसूचियाँ रही इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, आइए एक-एक, मतलब 22 भाग इधर देंगे, इधर भाग आपको दिखेंगे, इधर पार्ट्स विषय होंगे और अनुच्छेद। आइए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखेंगे। भाग 1 में है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 1 से 4 पे दिया गया है, 1 से 4 पे। भाग 2 है जो है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में आपको दिया गया है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। और भाग 4 में आपको दिया गया राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ते हैं। और भाग 4 का ए जो है मौलिक कर्तव्य से और अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया है। भाग 5 में हम पढ़ते हैं संघ, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, ये अनुच्छेद 52 से 151। भाग 5 में हम पढ़ते हैं, वो 6 में पढ़ते हैं राज्य, स्टेट गवर्नेंस के बारे में, अनुच्छेद 152 से 33 तक। और अनु भाग 7 में संघीय शासन क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। वो सॉरी 5, मतलब 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 7 में हम इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है? और 8वें में पढ़ते हैं संघीय क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242। फिर इसके बाद पढ़ते हैं भाग सॉरी 5, 6, 7, 8। देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। 4 का ए है ये, 4 का क्या है? ए, ऐसे समझ लो। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, 10 का ए, फिर 10 का ए और 10 का बी, फिर 11, मतलब 10 ये भी है।
फिर 11 ऐसे करके मतलब 9 है सॉरी, ये 9 है, ये 9 का ए है। लिख लो 9, 9 का ए। मतलब इस रोमन वाली गिनती पे थोड़ा-सा दोस्तों क्या रहता है ना कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न रहेगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ आपको बता दूँ, ठीक है? मतलब देखो 9 है, ये 9 का ए हो गया। देखो 9 में क्या है? याद रखिए भाग 9 में पंचायती राज जो कि अनुच्छेद 243 से 243 का ओ तक चलता है, ठीक है? और भाग 9 का ए जो चलता है, नगर पालिका इसमें है, तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। और भाग जो आपका 9 का बी है, 9 का बी वो सहकारी समितियों के चलता है। ये सॉरी आवाज़ क्लियर है? हेलो। अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी कर। वहीं अब भाग आता है 10। भाग कौन-सा था? 10। तो इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं 244 से 244 का ए। और भाग 11 में हम पढ़ते हैं संघ एवं राज्य सूची के संबंध 245 से 263। भाग 12 में पढ़ते हैं वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद अनुच्छेद 264 से 300 का ए। इसी में संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है? संपत्ति के अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, ठीक है? लेकिन अब हटा दिया गया। भाग 13 में जोड़ा गया व्यापार, वाणिज्य और आवागमन। मतलब ये हो गया आपका 10, 11, 12, 13, 14 और ये आपका आ गया 15, ठीक है? तो संघ, राज्य एवं सेवाएँ अनुच्छेद 308 से 330 चलो तो मतलब आप इनको एक-एक करके पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ों को अपने जहाँ स्टडी टेबल्स उनको लगा लीजिए, याद कर लीजिए। कॉमन में दिक्कत होती है तो लिख के जी, फिर मिल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ रहे हैं, भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 हम शुरुआत करेंगे कल, भाग 1 जिसमें हम संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल होगा 1 से 4 तक। फिर ऐसे हम सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलते जाएँगे और सभी संवैधानिक चीज़ों को पढ़ते हुए खत्म करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू।